तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का हिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है औद्योगिक क्रांति के कारण एवं परिणामों का हमें परीक्षण करना है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बारे में हम लोग को उसके कारण पढ़ने, कॉज पढ़ने, उसके रिजल्ट क्या निकले थे, परिणाम क्या निकले थे, उनका हमें परीक्षण करना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग के हिस्ट्री के एग्जाम के लिए हम लोग का, क्योंकि बी एल एल बी सिक्स सेमेस्टर का हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हिस्ट्री के वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं पूरी। तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोल प्ले करता है एक क्वेश्चन। शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि भूमिका इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इसमें क्या कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है वो 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में शुरू हुई। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो 18वीं शताब्दी यानी जो 18वीं जो एक सेंचुरी थी उसके उसके मध्य में क्या हुआ, इंग्लैंड में सबसे पहले शुरू हुई थी। एक ऐतिहासिक, तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति क्या थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में शुरू हुई एक ऐतिहासिक, तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन की क्या थी, प्रक्रिया, जिसने पारंपरिक कृषि आधारित समाज को मशीनों, कारखानों और पूंजीवाद पर आधारित समाज में परिवर्तित कर दिया। इसने क्या करा, जिसने पारंपरिक जो कृषि आधारित समाज था, जो पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल तरीके जो कृषि आधारित समाज था, उसे मशीनों पर, कारखानों पर, पूंजीवाद पर आधारित जो समाज में क्या कर दिया, एक तरीके से परिवर्तित कर दिया। यह क्रांति केवल आर्थिक ही नहीं थी, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी और सांस्कृतिक परिवर्तन भी इसका क्या था, परिणाम है। मतलब यह जो क्रांति थी वो केवल आर्थिक ही नहीं थी, मतलब आर्थिक रूप से ही बदलाव के लिए नहीं थी, बल्कि इसके कारण क्या रहे, राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी और सांस्कृतिक परिवर्तन भी इसके क्या रहे, परिणाम रहे। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव इतना व्यापक था कि इसने आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था, श्रमिक वर्ग, शहरीकरण और श्रम कानूनों की नींव पड़ी। और औद्योगिक क्रांति का प्रभाव इतना व्यापक था कि इससे क्या हुआ, आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था, श्रमिक वर्ग, शहरीकरण और श्रम कानूनों की नींव पड़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण और परिणाम लोग को पूछे गए थे तो वही पढ़ेंगे। कारण क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक आविष्कार और तकनीकी प्रगति, वैज्ञानिक आविष्कार और तकनीकी प्रगति बढ़ते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार, तकनीकी प्रगति, इसमें क्या कह रहा है कि जेम्स वॉट द्वारा भाप इंजन या स्टीम इंजन का आविष्कार 1769 क्रांति का मूल आधार था। जेम्स वॉट थे, उन्होंने भाप इंजन बनाया था। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन, आपको पता ही होगा, आविष्कार कब करा गया था, 1769 में, 69 को 69 कहते हैं। ठीक है, तो 1769 में करा गया था और यही एक क्रांति का क्या था, ये मूल आधार था। स्पिनिंग जेनी और पावर लूम मशीनरी उत्पादन को तेज और आधुनिक कुशल बनाया था। स्पिनिंग जेनी, पावर लूम और जो मशीनरी उत्पादन थे, उन्होंने उत्पादन को तेज और अधिक कुशल बना दिया था। ठीक है, और उपनिवेशवाद और व्यापारिक विस्तार देखते हैं तो ब्रिटेन ने अमेरिका, भारत, अफ्रीका आदि में उपनिवेश स्थापित किए थे। तो ब्रिटेन ने क्या करा था, अमेरिका, भारत, अफ्रीका आदि में क्या करे थे, उपनिवेश स्थापित किए थे। कच्चा माल देखेंगे जैसे कपास, कोयला, लौह अयस्क उपनिवेशों से आता था और माल इन्हीं से बेचा जाता था। मतलब जो कच्चा माल था जैसे कपास, कोयला, ठीक है, कपास, कोयला, लौह अयस्क जितना भी ये और सोर्स होगा वो सब उपनिवेशों से आता था और माल इन्हीं में क्या करा था, बेचा भी जाता था। मतलब आता भी था और इन्हीं में बेचा भी जाता था। यह साम्राज्यवादी पूंजीवाद का आधार बना, और यह जो साम्राज्यवादी पूंजीवाद का क्या बना, उसका आधार बन गया। बैंकिंग और पूंजी निवेश देखते हैं तो वो क्या कह रहा है, बैंकिंग और पूंजी निवेश को देखेंगे तो बैंकिंग और पूंजी निवेश कह रहा है कि इंग्लैंड में बैंकिंग प्रणाली विकसित हो चुकी थी। इंग्लैंड में क्या हुआ था, जो बैंकिंग प्रणाली थी विकसित हो चुकी थी। इससे जो उद्यमियों था उनको पूंजी मिलती थी और इससे जो उद्यमी थे उन्हें क्या मिलती थी, पूंजी मिलती थी। शेयर बाजार और कंपनियों का गठन भी इसी दौर में शुरू हुआ था। जो शेयर बाजार थे और जो कंपनियां थी उनका गठन भी इसी दौर में शुरू हुआ था, जिससे व्यापारिक जोखिम साझा हुआ। जिससे क्या हुआ, जो व्यापारिक जोखिम था वो क्या हो गया, साझा हुआ, मतलब आपस में बट गया, स्प्लिट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे कह रहा है कि कृषि क्रांति और श्रमिक उपलब्धता। कृषि क्रांति और श्रमिक उपलब्धता को देखेंगे तो कह रहा है कि कृषि क्रांति ने उत्पादन बढ़ाया। कृषि क्रांति ने क्या बढ़ाया, उत्पादन बढ़ाया, यानी प्रोडक्शन बढ़ाया, जिससे भोजन की उपलब्धता में सुधार हुआ और जनसंख्या बढ़ी। तो जिससे क्या हुआ, भोजन की उपलब्धता में क्या हो गया, सुधार हुआ और जनसंख्या उससे बढ़ी। कृषि में मशीनों के प्रयोग से किसान बेरोजगार हुए
और शहरों में मजदूर बनने को मजबूर हुए। तो कृषि में क्या हुआ, मशीनों के प्रयोग से भाई किसान क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। जो पहले किसान काम करते थे वो मशीनें करने लगी, और इन्हीं के कारण वो शहरों में मजदूर बनने के लिए क्या हो गए, मजबूर हो गए। बाद में वो शहर आ गए मजदूरी करने, जब भाई को इंसान कमाने के लिए कुछ तो करेगा ही। ठीक है। राजनीतिक स्थिरता और कानूनी संरचना देखेंगे तो इंग्लैंड में 1688 की गौरवशाली क्रांति हुई थी, फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद संसदीय लोकतंत्र स्थिर हो गया था। तो 1688 की जो गौरवशाली क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, उसके बाद जो संसदीय लोकतंत्र था वो स्थिर हो, वो क्या हो गया था, स्थिर हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ और कंपनी लॉ ने व्यापार और उद्योग को सुरक्षित वातावरण दिया। कहते किसने, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, इन सब ने क्या करा है, इन्होंने व्यापार को और उद्योग को क्या करा, सुरक्षित वातावरण दिया। आगे चलते हैं। छोटे भूभाग में संसाधनों की उपलब्धता। छोटे भूभाग में संसाधनों की उपलब्धता देखेंगे तो इंग्लैंड में कोयला और लोहे के भंडार पास पास थे। मतलब जो इंग्लैंड था उसमें जो कोयला और जो लोहे के भंडार थे वो पास पास थे, जिससे उद्योग के लिए जरूरी संसाधन सुलभ थे। जिससे जो उद्योग के लिए जरूरी संसाधन वो क्या थे, सुलभ थे। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख परिणाम देखें तो पहला देखेंगे हम लोग आर्थिक परिणाम। क्या परिणाम इसमें निकले, आर्थिक परिणाम पहले देखते हैं। इकोनॉमिक जो रिजल्ट निकला, उत्पादन में विस्फोट हो गया भाई। उद्योगों में मशीन आधारित उत्पादन हुआ भाई। उद्योग जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं उनमें मशीनें अब चलने लगी आराम से, जिससे वस्तुएं भाई सस्ती हो गई भाई। जो पैसा हमें औरों की खपत के लिए, उनकी लागत के लिए देना पड़ता तो लागत कम हो गई, तो वस्तुएं सस्ती हो गई और वो और तेजी से भी बनने लगी, तो उनकी उपलब्धता भी बनी रही। पूंजीवाद का विकास हुआ। निजी स्वामित्व, लाभ की प्रेरणा और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी भाई। निजी स्वामित्व होता है, ओनरशिप हो गई, प्राइवेट ओनरशिप हो गई, लाभ की प्रेरणा आ गई और प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की भावना भी बढ़ गई। पूंजीपति वर्ग देखेंगे जो कैपिटलिस्ट क्लास थी उसका क्या हुआ, इसी में उदय भी हुआ। वैश्विक व्यापार में परिवर्तन देखते हैं तो वैश्विक व्यापार में क्या परिवर्तन आए, तो भारत, चीन, अफ्रीका आदि को कच्चा माल देने वाला, जो भारत, चीन, अफ्रीका आदि को कच्चा माल देने वाला और तैयार माल खरीदने वाला बाजार बना दिया गया। भारत, चीन, अफ्रीका आदि को कच्चा माल देने वाला और तैयार माल, मतलब ले जाकर हम लोगों से कच्चा माल लेते भी थे, तैयार करते थे और हम लोगों को ही बेचते भी थे। ठीक है, माल खरीदने वाला बाजार एक तरीके से सबको बना दिया गया था, इसलिए तुम लोग और गरीब हो गए यार। इससे औपनिवेशिक शोषण को मजबूती मिली। इससे क्या मिली, औपनिवेशिक शोषण को क्या मिली, मजबूती मिली। ठीक है। सामाजिक परिणाम देखते हैं तो सामाजिक परिणाम क्या कह रहा है कि श्रमिक वर्ग का उदय, प्रोलेटेरिएट, प्रोलेटेरिएट जो एक वर्ग था, मजदूर वर्ग जिसे कहते हैं, नामक जो मजदूर वर्ग का एक तरीके से जन्म हुआ, जो बिना किसी संपत्ति के था। जो क्या था, बिना किसी संपत्ति के था, पूरी तरह उद्योगों पर निर्भर था। और पूरी तरीके से क्या था, उद्योगों पर ही निर्भर था। नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन, लोग गांवों से शहरों की ओर गए। जो लोग क्या थे वो गांव से शहरों की ओर गए। मैनचेस्टर, बर्मिंघम जैसे औद्योगिक नगर क्या हुए, साथ ही साथ उभरे भी। जीवन स्तर में विरोधाभास आया। एक और अमीर पूंजीपति और नव दानन्य वर्ग था भाई। एक तो अमीर लोग थे, अमीर पूंजीपति थे और दानन्य जिनका धन बहुत था, और दूसरी ओर अत्यधिक शोषित वर्ग था जिसे मजदूर वर्ग कहते हैं, और दूसरी ओर क्या था, अत्यधिक शोषित और मजदूर वर्ग था, जैसे गरीब वर्ग था। ठीक है। महिलाओं और बच्चों का भी, महिलाओं और बच्चों का भी औद्योगिक शोषण हुआ, और महिलाएं और जो बच्चे थे उनका भी क्या हुआ, औद्योगिक शोषण हुआ। राजनीतिक और कानूनी परिणाम देखें तो श्रमिक अधिकारों का उदय हुआ। श्रमिक अधिकारों का क्या हुआ, उदय हुआ। मजदूरों ने अत्यधिक श्रम, कम मजदूरी और अमानवीय परिस्थितियों का विरोध शुरू किया। जो मजदूर थे उन्होंने क्या करा, अत्यधिक श्रम हो गया, कम मजदूरी के लिए, और जो अमानवीय परिस्थितियां बन रही हैं उनका विरोध शुरू कर दिया। ट्रेड यूनियंस का गठन हुआ जिससे श्रमिक एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे, और जो ट्रेड यूनियन थी उनका क्या हो गया, गठन हो गया, जिससे जो श्रमिक थे वो क्या करने लगे, एकजुट एक साथ आकर क्या करने लगे, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे, स्ट्रगल करने लगे। ठीक है। श्रम कानूनों का निर्माण, श्रम कानूनों का निर्माण यानी लेबर लॉज का निर्माण हुआ। लेबर लॉज का क्या निर्माण हुआ, 19वीं सदी में जो फैक्ट्री एक्ट जैसे कानून बने। 19वीं जो चल रही थी, सेंचुरी चल रही थी, उसमें क्या बने, फैक्ट्री एक्ट। क्या बने, फैक्ट्री जो एक्ट थे वो क्या बने, निर्माण में आए। कम काम के घंटे सीमित किए गए,
बाल श्रम पर रोक लगी और कार्यस्थल पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई। ये सब क्या करेगा, इंतजाम किए गए थे 19वीं सदी के दौरान। कंपनी लॉ का विकास क्या करा, तो कंपनी अधिनियमों के माध्यम से व्यापारियों को सीमित देनदारी से लिमिटेड लायबिलिटी जैसा सुरक्षा मिली। ठीक है, तो कंपनियों जो कंपनी अधिनियम था यानी जो कंपनी लॉ था या कंपनी जो एक्ट थे, उनके माध्यम से क्या हुआ, जो व्यापारी थे या व्यापारियों को क्या मिली, सीमित देनदारी। एक सीमित देनदारी होती है, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं, उन जैसी सुरक्षा मिली, जिस इससे बड़े पैमाने पर निवेश संभव हुआ। इससे क्या हुआ, बड़े पैमाने पर निवेश संभव हुआ। सामाजिक न्याय के विचार का जन्म, सामाजिक न्याय के विचार का जन्म देखें वो कैसे हुआ। सामाजिक न्याय के विचार का जन्म सामाजिक लोकतंत्र, कल्याणकारी राज्य और धर्मनिरपेक्ष कानून व्यवस्था जैसे विचारों की नींव इसी दौर में पड़ी। सामाजिक लोकतंत्र और जो कल्याणकारी राज्य था और जो धर्मनिरपेक्ष कानून व्यवस्था थी, उन जैसे विचारों की जो नींव है वो इसी दौर में पड़ी थी। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो भारत में श्रम कानूनों की जड़ें, तो भारत में जो फैक्ट्रीज एक्ट 1881 और बाद में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जैसे कानून अंग्रेजों ने इसी तर्ज पर क्या करे थे, लागू किए थे। वैश्विक प्रभाव भी देख लेते हैं भाई कि ग्लोबल इफेक्ट क्या पड़ा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। तो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान आदि ने भी औद्योगिकरण की दिशा में कदम बढ़ाए। उपनिवेशों में नए ढांचे लागू किए, रेलवे, डाक व्यवस्था, टेलीग्राफ आदि ये सब। और औद्योगिकीकरण ने राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद और उपनिवेशवाद विरोध जैसी नई विचारधाराओं को क्या दिया, जन्म दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रिवीजन चार्ट देख लेते हैं भाई कि संक्षेप सारणी इसमें क्या कह रही है। श्रेणी देखेंगे तो इधर विवरण देख लेंगे। समय 18वीं सदी के मध्य से शुरुआत हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी, इंग्लैंड में। प्रमुख कारण क्या थे, तकनीकी आविष्कार, पूंजी निवेश, कृषि क्रांति और कानूनी सुरक्षा। परिणाम क्या निकले, मुख्य प्रमुख उत्पादन में वृद्धि हो गई, शहरीकरण बन गया, श्रमिक वर्ग का उदय हो गया, श्रम कानून बन गए। कानूनी प्रभाव देखेंगे तो श्रम कानून बन है, कंपनी अधिनियम और सामाजिक सुरक्षा के कानून हो गए। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, रेलवे, उद्योग, कानूनों की शुरुआत, फैक्ट्री एक्ट, ये सब क्या हुआ, ये सब इसमें बनने लगे। और आखिरी में निष्कर्ष और कंक्लूजन क्या कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति मानव इतिहास की एक निर्णायक क्रांति थी। औद्योगिक क्रांति क्या थी, मानव इतिहास की एक क्या थी, निर्णायक क्रांति थी, जिसने पारंपरिक समाज को आधुनिक युग में प्रवेश कराया। जिसने पारंपरिक समाज को क्या करा, आधुनिक युग में प्रवेश कराया। एक लॉ स्टूडेंट के रूप में यह समझना आवश्यक है कि इस क्रांति ने कानून, समाज और राज्य की भूमिका को कैसे बदला। और एक लॉ स्टूडेंट के रूप में समझना आवश्यक है कि इस क्रांति ने कानून, समाज और राज्य की भूमिका को कैसे बदला। इसने सामाजिक असमानता को जन्म दिया। इसने क्या करा, सामाजिक असमानता को जन्म दिया, जिसके चलते श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा कानून और मानवाधिकारों की अवधारणा क्या हो गई, विकसित हुई। यह न केवल उद्योगों की कहानी है बल्कि विधि और न्याय के विकास की भी क्या है, कहानी है। और यहाँ पे हम लोग का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। और मेरे हिसाब से आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। टॉपिक समाप्त हुआ, चैप्टर नहीं। यहाँ पर लोग के हिसाब से आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। इंग्लैंड में शुरू हुआ था 28वीं शताब्दी के मध्य में। और नहीं समझ में आया तो आपको पता, आपको क्या करना है, 1.5x की स्पीड ला के एक दो बार वीडियो देखनी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।